सीईसी के प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका खंड 1 जो है वो उत्तर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर है, और जो कालखंड जिसकी चर्चा हम करेंगे वो गुप्तोत्तर काल का है। पहले की चर्चाओं में हम लोगों ने गुप्त काल तक, यानी आप मान सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक की जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी चर्चा कर चुके हैं। और जो एक ऐतिहासिक परिवर्तन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो एक ट्रेंड होता है, उसका भी मोटे तौर पर हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की कि कैसे अब विकेंद्रीकृत राजनीतिक अवस्था ज़्यादा प्रखर होती जा रही है। और गुप्त काल के अंत के समय में भी हम लोगों ने पहले की चर्चाओं में इसका जिक्र किया कि वहाँ हम देखते हैं कि जो 3 टियर है प्रशासन का, उसमें भी जैसे जो ग्रामीण प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है। तो जो केंद्र की पकड़ है बाकी प्रशासनों के स्तर पर, वो ऐसा लगता है कि वो उतना मजबूत नहीं है जैसा कि पारंपरिक तौर पर हम मौर्य काल के बारे में कह सकते हैं। तो अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो एक मोटे तौर पर ट्रेंड तो हमें देखने को मिलता ही है। पर आज उस जो राजनीतिक या आप कह सकते हैं कि आर्थिक जो बदलाव का ट्रेंड है, उसकी चर्चा न करते हुए हम जो डिटेल्स हैं, राजनीतिक डिटेल्स हैं, जो डायनेस्टीज हैं, उसके परिदृश्य को देखने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम पाते हैं कि गुप्त काल के खत्म होने के बाद जो मगध क्षेत्र है, जो कि केंद्र बिंदु रहा था गुप्त शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का, मौर्यों के समय से ही, बल्कि आप कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा के समय से ही मगध जो है वो एपिसेंटर रहा था। मौर्योत्तर काल में आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रसारित हुआ, या अलग अलग जगहों पर वो सेंटर आपको देखने को मिलता है। परंतु पुनः गुप्त काल में आप देखते हैं कि जो मगध का क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो स्प्रिंग बोर्ड है पॉलिटिकल पावर का। और यह इलाका गुप्तोत्तर काल में यहाँ लेटर गुप्ताज हैं। तो यहाँ जो राजा हैं इस डायनेस्टी के, जिन्हें लेटर गुप्ता के तौर पर इतिहासकार समझते हैं, तो उनका जो टाइटल है, जो सरनेम है, वो तो गुप्त है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो वंशावली के दृष्टिकोण से गुप्त काल के राजाओं से उनका कोई सीधा संबंध था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सामूहिक जो चेतना है उसमें गुप्त जो सरनेम है उसका एक प्रभाव रहा होगा, और संभव है कि जो लेटर गुप्ता किंग्स हैं वो इसी सरनेम को आगे बढ़ा रहे हैं और उससे उन्हें एक पॉलिटिकल लिवरेजिंग मिल रहा हो। तो सीधा यहाँ कोई जीनियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं है गुप्त काल के राजाओं का लेटर गुप्ता रूलर से, लेकिन नाम समान प्रतीत होते हैं, खासकर सरनेम्स में। इसके अलावा हमें मौखारी राजा का उल्लेख मिलता है और पुष्यभूति राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। हम सबों ने हर्षवर्धन का नाम सुना है और हम सभी जानते हैं कि जो जीनियोलॉजिकल कनेक्ट है उनकी पुष्यभूतियों से है। और आज हम इस चर्चा में देखने की कोशिश करेंगे कि इसके डिटेल्स क्या हैं। तो अगर गुप्तोत्तर काल के राजाओं के बारे में चर्चा करें या लेटर गुप्त किंग्स के बारे में चर्चा करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके नामों में, उनके राजा के नामों में गुप्त उपनाम तो है, परंतु वंशावली के तौर पर वो उनसे अलग दिखते हैं, यानी गुप्त राजाओं से अलग दिखते हैं। इनका भी जो एपिसेंटर है मगध क्षेत्र पर काफी प्रभाव है। तो यही इलाका है जहां लेटर गुप्ता किंग्स
550 ईस्वी के पश्चात हमें देखने को मिलते हैं। और जब राजाओं की बात करें, उनके नामों की बात करें, तो कृष्णगुप्त का हमें उल्लेख मिलता है मगध क्षेत्र से 480 से 502 ईस्वी तक। संभवतः वो जो लेटर गुप्ता लीनिएज है किंग्स का, उसके संस्थापक रहे हो। उसके बाद हमें हर्षगुप्त का उल्लेख मिलता है 502 ईस्वी से 525 ईस्वी तक, और जीवित गुप्त 525 से 545 ईस्वी तक। परंतु याद रहे कि ये जो 3 लेटर गुप्ता के राजा हैं, वो उनका फ्यूडेटरी स्टेटस रहा होगा, यानी कि जो ओवरऑल कंट्रोल है सुजरेन के तौर पर गुप्त रूलर्स हैं, और वो उनके फ्यूडेटरीज के तौर पर इस इलाके में मजबूत होते जा रहे हैं, यानी अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। और अगर आप पहले के लेक्चर से इसको जोड़ें तो इसका आपको एक सीधा कनेक्ट मिलता है, एक तारतम्यता आपको दिख जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां कुछ वंशावलियां या कुछ वंशज के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक सत्ता को एसर्ट कर रहे हैं और कालांतर में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस राजा के तौर पर अपना बना पाते हैं। इसके पश्चात हमें कुमारगुप्त का उल्लेख मिलता है, और संभवतः कुमारगुप्त के समय तक, और मैं यहां कुमारगुप्त लेटर गुप्त किंग की बात कर रहा हूं, गुप्त कुमारगुप्त की नहीं। तो लेटर गुप्ता रूलर्स में 550 ईस्वी के पश्चात कुमारगुप्त का हमें जो उल्लेख मिलता है, और यहां से ऐसा लगता है कि लेटर गुप्ता किंग जो है वो अपनी ऑटोनॉमी को एसर्ट कर पा रहा है, और अब वो स्वायत्त तौर पर इस इलाके पर राज कर रहे हैं। गुप्त काल का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। और यहाँ जो जैसा मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया कि मौखारी राजा भी हैं, और मौखारी राजा ईशान वर्मन जो कि कन्नौज क्षेत्र में काबिज थे, उनको कुमारगुप्त ने हराया, और मगध से लेकर प्रयाग तक, यानी जो इलाहाबाद इलाका है, वहां तक एक प्रभाव आपको लेटर गुप्ता किंग्स का मिलता है। इसके पश्चात दामोदर गुप्त का उल्लेख मिलता है, और यहां आप देख सकते हैं कि कैसे मौखारी राजा और लेटर गुप्ता किंग्स के बीच जो एक टसल है, जो एक राजनीतिक कशमकश जो बना हुआ है, वो यहां परिलक्षित होता है। तो ईशान वर्मन का पुत्र ईशान वर्मन, जिसे कुमारगुप्त ने हराया था और प्रयाग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था, अब दामोदर गुप्त को, जो कि कुमारगुप्त के बाद का लेटर गुप्त राजा है, उसे ईशान वर्मन का पुत्र सर्ववर्मन ने दामोदर गुप्त को हराकर मगध क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो मगध एक न्यूक्लियर पावर ऑफ अट्रैक्शन है अभी भी, और हर एक राजा इस इलाके पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। तत्पश्चात हर्षवर्धन के आने तक जो भी लेटर गुप्त रूलर्स हैं, उनका केंद्र अब मगध न होकर मालवा चला गया था। तो लेटर गुप्ता किंग्स का जो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआती दौर में स्प्रिंग बोर्ड जो न्यूक्लियर इलाका है, वो नाभिकीय केंद्र जो है वो मगध है, और अब वहां से डिसलॉज होकर संभवतः मालवा क्षेत्र पर वो ज्यादा काबिज हो गए हैं। और महासेन गुप्त का हमें उल्लेख मिलता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मौखारी राजाओं से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए, और अपनी बेटी की शादी उन्होंने आदित्य वर्मन, जो कि हर्षवर्धन के दादा आप कह सकते हैं, हर्षवर्धन के ग्रैंडफादर थे, तो उनसे एक मैट्रिमोनियल अलायंस यहाँ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सामंतवादी जो एक विचारधारा है और सामंतवादी परिस्थितियां हैं, वैसे कॉन्टेक्स्ट में वैवाहिक संबंध बनाकर भी कई बार पॉलिटिकल लिवरेजिंग
कई राजा करते हुए दिखते हैं। हालांकि विवाह में अपनी बेटी को किसी दूसरे राजा को देने का एक राजनीतिक अर्थ भी होता है और वो पराजय का होता है, कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है। परंतु यहां आप देखते हैं कि मैट्रिमोनी एक लीवर भी बन जाता है अपने पॉलिटिकल पावर को फर्दर करने के लिए। अब यहां हम देखते हैं कि महासेन गुप्त ने पुष्यभूति राजाओं के सहयोग से असम तक, और चूंकि अब एक मैट्रिमोनियल संबंध, एक वैवाहिक संबंध दो परिवारों के बीच बन चुका है और दोनों अपने अपने इलाके में काफी प्रभावी हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से महासेन गुप्त ने पुष्यभूति राजाओं के सहयोग से कामरूप क्षेत्र, जो आज का असम आप मान सकते हैं, वहां तक अपने क्षेत्र को वापस ले लिया था। और महासेन गुप्त के दो बेटे कुमार गुप्त और माधव गुप्त, उन्हें हर्षवर्धन के साथ थानेश्वर भेज दिया गया था और उनका तीसरा पुत्र देवगुप्त मालवा में ही काबिज था, मालवा में ही वो ठहरा। तत्पश्चात दो शाखाओं में हम देखते हैं कि यह सत्ता विभाजित होती दिख रही है। यह राजनीतिक जो पकड़ है वो उसके दो शाखा बनते दिखते हैं, एक मगध और दूसरा मालवा। तो उत्तर भारतीय जो राजनीतिक परिदृश्य है, अब उसके दो सेंटर्स आपको सीधे तौर पर, दो न्यूक्लियर सेंटर्स दिख रहे हैं सत्ता के, मगध और मालवा। मगध क्षेत्र, जो कि हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा भी था, अभी माधव गुप्त के अधीन है और इसके पश्चात देवगुप्त मालवा में स्थापित हैं और देवगुप्त का जो मौखारी से द्वंद्वात्मक संबंध है वो भी इस समय काफी देखने को मिलता है देवगुप्त के काल में। और देवगुप्त ने मौखारी राजा ग्रहवर्मन का उनके साथ युद्ध हुआ और ग्रहवर्मन मारा गया। और ग्रहवर्मन की शादी, ध्यान रहे, ग्रहवर्मन की शादी राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राजश्री से हुई थी। और यहां हम देखते हैं कि कैसे हर्षवर्धन और पुष्यभूति जो परिवार है वो इस क्षेत्र में कैसे अपनी जो राजनीतिक सत्ता है वो मजबूत कर पाता है, तो वो हम आगे की चर्चा में देखेंगे। और अभी तक हमने ये देखा कि जो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं वो किस तरह से मगध क्षेत्र से विस्थापित होकर वो मालवा में पाए जा रहे हैं और उसके पश्चात कैसे जो मैट्रिमोनियल अलायंस है या मिलिट्री एक्सपेडिशंस हैं उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इलाके अपने अधीन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कामरूप तक उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। और चूंकि जो पारिवारिक संबंध बन रहे थे शादी के माध्यम से, उसमें जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसका भी प्रतिफल हमें राजनीति में देखने को मिलता है। और ग्रहवर्मन जो कि हर्षवर्धन की बहन का पति था, उसकी हत्या के पश्चात परिस्थितियां थोड़ी बदलती हैं और हम पाते हैं कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार मालवा को अपने अधीन किया। तो अब पुष्यभूति राजवर्धन, जो कि पुष्यभूति परिवार से हैं और तीन अलग अलग डायनेस्टीज का मैंने शुरू में जिक्र किया था, तो आप देखते हैं कि अब पुष्यभूति भी मालवा इलाके में अपना राजनीतिक वर्चस्व बना पा रहे हैं देवगुप्त को मारने के पश्चात। अब यह इलाका जो कानिकुब्ज का इलाका है, कन्नौज का इलाका है, आप मान सकते हैं उसे जहां गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस है उससे कुछ दूर का इलाका है कानिकुब्ज, इलाहाबाद प्रयाग से कुछ दूर का इलाका है और अब हम इसे कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। तो कन्नौज इलाके में मौखारी की राजधानी के तौर पर यह शहर उभरता दिखता है
और 550 ईस्वी के पश्चात हम पाते हैं कि कन्नौज एक महत्वपूर्ण राजनीति का केंद्र के तौर पर उभर रहा है। और पहले 3 राजा जो मारीवर्मन, आदित्य वर्मन और ईश्वर वर्मन हैं, उनके लिए जो शिलालेख हैं या उस समय के साक्ष्य हैं, उसमें महाराजा की उपाधि मात्र हमें देखने को मिलती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पहले 3 राजा वो गुप्त शासनकाल के अंतर्गत ही उनकी फ्यूडेटरी स्टेटस रही होगी, सामंतों की स्टेटस रही होगी, और गुप्तोत्तर राजाओं की भांति पहले 3 मौखारी राजा भी गुप्त काल में सामंत ही रहे होंगे। इसके पश्चात ईशान वर्मन 550 से लेकर 560 या 565 ईस्वी तक ईशान वर्मन को महाराजा अधिराज की उपाधि हासिल हुई, और ये एक एसर्शन है स्वायत्तता का, ये एक एसर्शन है फ्री स्टेटस का। फ्यूडेटरी स्टेटस से हटकर अब वो सामंती स्टेटस से हटकर वो राजा के तौर पर संभवतः काबिज हो रहे हैं। और इसके पहले हमने जो चर्चा किया था कि एक हायरार्की का सेंस भी हमें मिलता है इन उपाधियों के माध्यम से, वो जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है फ्यूडलिज्म का, उसको हम कभी और करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ईशान वर्मन जो कि अब अपनी राजनीतिक सत्ता को एसर्ट कर रहा है, वो आंध्र इलाके में सुलिक राजाओं, यानी सुलिक संभवतः चोलों का यहाँ रेफरेंस है, गौड़ क्षेत्र में यानी बंगाल इलाके में इन राजाओं को हराकर गुप्तोत्तर राजा कुमार गुप्त से वो संघर्ष की अवस्था में आता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान वर्मन एक बहादुर, पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। और इसके पश्चात, ईशान वर्मन के पश्चात हमें महाराजा धीराज के तौर पर, यानी एक इंडिपेंडेंट सॉवरिन के तौर पर श्री सर्ववर्मन का उल्लेख मिलता है। 560-565 ईस्वी से लेकर 585 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा होगा। श्री सर्ववर्मन ने मगध को अपने अधीन किया और मध्य देश पर श्री सर्ववर्मन के कारण मौखारियों का मध्य देश पर आधिपत्य स्थापित हो पाया। और इसके पश्चात हमें अवंती वर्मन का उल्लेख मिलता है 585 से लेकर 600 ईस्वी तक। और अनंती वर्मन भी महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को एसर्ट करता हुआ हमें दिखता है। इसके पश्चात ग्रहवर्मन का उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख पहले हम लोग कर चुके हैं कन्नौज इलाके में। और यहाँ ग्रहवर्मन ने राजश्री थानेश्वर स्थित पुष्यभूति परिवार से इनका संबंध है, और ये हर्षवर्धन, जिसे हम सभी जानते हैं, उनकी बहन है। उनसे इनकी शादी हुई ग्रहवर्मन की। और मालवा राजा द्वारा ग्रहवर्मन का मारा जाना और राजश्री को बंदी बनाया जाना, इन घटनाओं के फलस्वरूप हम पाते हैं कि कन्नौज और थानेश्वर का विलय हो रहा है, और कालांतर में यही क्षेत्र हर्षवर्धन का नाभिकीय क्षेत्र बनता है। तो राजश्री के पति ग्रहवर्मन का मारा जाना, और चूंकि राजश्री पुष्यभूति परिवार की थीं, तो मालवा राजा द्वारा ग्रहवर्मन को मारने के पश्चात राजश्री को बंदी भी बनाया गया, और इससे जो पुष्यभूति परिवार है उसने इस इलाके पर अपना राजनीतिक सत्ता बढ़ाया। और कन्नौज और थानेश्वर, और इसकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे कि कन्नौज और थानेश्वर का विलय होता दिखता है एक क्षेत्र के तौर पर। और यही वो इलाका है, यही वो क्षेत्र है जो कालांतर में जाकर हर्षवर्धन, दी आइकॉनिक हर्षवर्धन के राजनीतिक सत्ता का नाभिकीय केंद्र भी बना।
तो इस चर्चा में हम लोगों ने देखा कि कैसे गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राजवंश एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में हैं, परंतु नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैट्रिमोनियल अलायंस के भी थ्रू लड़ाई तो है ही पारंपरिक तरीके से, तो इन चीज़ों का प्रयोग कर कर पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल असर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, और कैसे ये एक काफ़ी तेजी से बदलता हुआ राजनीतिक सत्ता का इलाका बना, और कैसे अलग अलग इलाका अलग अलग कालखंड में राजनीतिक सत्ता के नाभिकीय केंद्र बने हुए हैं। और इसमें जो मगध इलाका है और जो मालवा इलाका है, वो आप कह सकते हैं कि नाभिकीय केंद्र बना रहा राजनीतिक सत्ता का। धन्यवाद।